सो क्लास 10th कल हमने आपका चैप्टर देखा था साइंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो आपकी बुक के पीछे दी हुई है। जो क्वेश्चनर्स बीच में दिए हुए थे वो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के बीच में करवा चुकी हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं अलग से बना रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन। तो हमने पढ़ा है इंसुलिन तो हमारे अंदर होता है, ईस्ट्रोजन हमारे अंदर होता है, थायरॉक्सिन भी हमारे अंदर होता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो एक प्लांट का हार्मोन है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप क्या होता है? तो दो न्यूरॉन्स मैंने आपको कल डायग्राम में समझाया था। डेंड्राइट तो न्यूरॉन का ही पार्ट होता है, एक्सॉन भी उसी का पार्ट होता है। इम्पल्स को वो लेके जाता है और दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्स होता है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन थिंकिंग के लिए, येस। बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, येस। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, येस। ऑल ऑफ द अबव। What is the function of receptors in our body? क्या functions होता है रिसेप्टर का? And think of situation where receptor do not work properly. What problems are likely to arise? और अगर ये रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? रिसेप्टर्स का काम होता है to collect all the information from our environment with help of our sense organ. तो मान लेते हैं कि अगर हमारे रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? देन मैनी प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सच एज वी विल बी अनेबल टू सी द थिंग्स, यानी हम चीज़ें देख नहीं पाएंगे, सूंघ नहीं पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। और अनेबल टू फील सॉफ्टनेस, हार्डनेस, हमें हॉट कोल्ड ये सारे सेंसेशंस होना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए रिसेप्टर्स का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाना है, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके फंक्शंस बताने हैं। ये कन्वर्ट करता है मैसेज को जो हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। फिर इन इम्पल्सेस को वो मेन पार्ट में भेजता है नर्वस सिस्टम के, जो कि क्या होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा वो रिस्पॉन्स को कैरी करके ले जाता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलता है और उसको रिलेटेड ऑर्गन या मसल्स के पास देता है और कोऑर्डिनेशन बनाता है बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में इंटरनल इन्वायरमेंट में। हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट? प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म किस तरीके से होता है? व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, यानी जब भी ग्रोइंग प्लांट लाइट डिटेक्ट करते हैं तो एक हार्मोन आता है ऑक्सीन, सिंथेसाइज एट द शूट टिप, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। सेल को बढ़ने में मदद करता है, लंबाई देता है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट, यानी लाइट जब एक ही साइड से आ रही होती है तो ऑक्सीजन उसी तरफ शेडी साइड में चला जाता है। दिस कंसंट्रेशन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज़ अवे फ्रॉम लाइट। और इसीलिए क्या होता है कि जो पार्ट लाइट से दूर होता है वो लंबा होता चला जाता है और ऐसा लगता है हमको कि प्लांट जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, और इस तरीके से फोटोट्रॉपिज्म होता है। विच सिग्नल विल गेट डिस्ट्रप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी? कौन से सिग्नल जो है वो खराब हो जाएंगे अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी हुई है? तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी में जो भी सिग्नल नर्व्स से आ रहे थे, फ्रॉम द नर्व्स एज वेल एज सिग्नल कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर्स, यानी नर्व्स और रिसेप्टर्स जो ब्रेन से आ रही हैं और ब्रेन में जा रही हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, विल गेट डिस्टर्ब। तो जितने भी रिसेप्टर्स वहाँ से आ रहे हैं या वहाँ पर जा रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन जो हमें वहाँ से मिल रहा था वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट? केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी वैसे ही होता है जैसे हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर भी हार्मोन से होता है, उनके अंदर भी प्लांट हार्मोन से होता है। What is the need for system of control and coordination in an organism? क्या ज़रूरत है हमें कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो? सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज असेंशियल, यानी ये ज़रूरी होता है। और क्यों ज़रूरी होता है? एंड नीडेड फॉर फंक्शनिंग वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली, यानी हमारी जितनी गतिविधियाँ हैं उनको करने के लिए ज़रूरी है। एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। How are involuntary actions and reflex action different from each other? Involuntary actions जो होते हैं वो reflex action नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी reflex action है वो सब involuntary हैं। जैसे हार्ट बीटिंग, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब इनवॉलेंट्री है, यानी इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये अपने आप चलते हैं, लेकिन ये सब रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल्स, यानी आपको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करना है कि नर्वस और हार्मोन्स का मैकेनिज्म कैसे चलते हैं।
एनिमल्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो दोनों चीज़ों से चलता है, यानी हमने देखा कि हमारे अंदर नर्व्स का भी उतना ही काम है जितना हार्मोन्स का है। हमने पढ़ा कि अगर नर्व्स कहीं पर काम नहीं कर पा रही हैं, जैसे मान लीजिए टाइम लग रहा है इतनी इम्पल्स आने जाने में, और तो हम हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल टू सेल हमारा मैसेज लेकर जाते हैं। नर्व्स हमने पढ़ा था कहाँ काम करती है, ओनली जहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट है वहीं नर्वस सिस्टम होगा, लेकिन हार्मोन सेल टू सेल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ इम्पल्स जनरेट हो। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? इंफॉर्मेशन रिसीव करना या और इम्पल्स फ्रॉम अवर सेंसरी ऑर्गन एंड रिस्पॉन्सेज थ्रू अवर मसल्स विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन डिपेंड्स अपॉन their secretion in excess or deficit, and hormones are produced in one part of the body of an animal and move to the other part of the body to perform desired effect. यानी हॉर्मोन्स एक्सेस या डेफिसिट में निकलते हैं, सिर्फ एक ही पार्ट में निकलते हैं, जो भी उनका पर्टिकुलर पार्ट होता है वहाँ से निकलते हैं और दूसरे पार्ट में मूव करके जाते हैं और जो भी इफ़ेक्ट हमें चाहिए होता है वो वहाँ पर दे देते हैं। नर्वस सिस्टम ब्रेन का अगर हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन एक्टिव रहते हैं, ठीक है, जबकि हार्मोन्स जो हैं वो स्पेसिफिक ग्लैंड्स में बनते हैं, वहाँ पर ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे नर्वस सिस्टम में ब्रेन की ज़रूरत है, ब्रेन क्या होता है? एक ऑर्गन। स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल। तो ये एक्टिव होते हैं, लेकिन हार्मोन्स जो है वो किसी भी ग्लैंड में बन जाते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ा थायरॉक्सिन बनता है, तो इसके लिए किसी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। Hormonal activity is controlled and regulated by feedback mechanism. यानी हमारी बॉडी के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई हार्मोन है जो ज़्यादा निकल रहा है तो हमारी बॉडी नेगेटिव फीडबैक देगी, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा है, और उस हार्मोन को कम कर देगी। और अगर वो कम निकल रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक देगी और उसे बढ़ा देगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड चलती है, ना हार्मोन ज़्यादा निकलता है ना कम। इन नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड, यानी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि नर्वस सिस्टम जो है उसमें मैसेज कैसे जाता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। जबकि हार्मोनल सिस्टम में जो स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स, वो सीक्रेट होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है सारे एक्शंस को, वॉलेंट्री हो जो हमारे बस में हो, इनवॉलेंट्री जो हमारे बस में नहीं हो, और रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन हार्मोन्स का ये काम नहीं होता है। What is the difference between manner in which movement takes place in sensitive plant and movement in our legs? यानी क्या डिफरेंस है दोनों में, कि जब प्लांट मूव करता है और हमारा पैर मूव करता है, तो इन मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी नर्वस टिश्यू, उनके पास नर्व्स नहीं होती हैं, उसमें कोई नर्वस टिश्यू इंक्लूडेड नहीं होता है, जैसे कि न्यूरॉन वगैरह। लेकिन मस्क्यूलर टिश्यू जो है हमारा, जब पैर मूव करता है तो इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स इंक्लूडेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। प्लांट सेल के पास कोई भी स्पेसिफाइड प्रोटीन नहीं होता है, जैसे हमारे पास मस्क्यूलर सेल्स में होते हैं। हमारे मसल्स जो है अपने हिसाब से अपनी लेंथ छोटी बड़ी करते हैं, किस हिसाब से? क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, ठीक है, और हमारे अंदर उनमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस चलते रहते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये चेंजेस प्लांट्स में भी होते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको एक प्लांट दिखाया था मिमोसा पुदीका, जिसको हम छुई मुई बोलते हैं। उसको छूने पर उसकी पत्तियां एकदम से ड्रूप हो गई थी, श्रिंक हो गई थी। तो अब उसमें ये प्रोसेस कैसे हुई थी? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर दे चेंज देयर शेप्स। तो क्या हुआ था कि वो अपना पानी का अमाउंट चेंज करती है, यानी अगर मैंने उस पौधे को टच करा तो उसकी पत्तियां मुरझा क्यों गई? क्योंकि उसने एकदम से अपना पानी लूज कर दिया। पानी लूज करने की वजह से उसका शेप कैसा हो गया? एकदम से ढीला, तो वो मुरझा गई। थोड़े टाइम बाद जब वो वापस से अपना पानी रीगेन कर लेंगी तो उसकी पत्तियां वापस से वैसी ही हो जाएंगी। तो ये प्लांट्स का मैकेनिज्म होता है बिना नर्व सेल्स के, और हमारे अंदर नर्व सेल्स की हेल्प से ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये लेसन आपका फिनिश हो गया है, ये मैंने आज क्वेश्चन आंसर्स भी बता दिए हैं।